हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट टीडीएस ऑन द सैलरी। जी हाँ, कि सैलरी के ऊपर टीडीएस की जो रेट है वो कैसे कैलकुलेट होती है। और जब भी आप अपने एम्प्लॉयर को पूछते हैं कि मेरा इतना टीडीएस क्यों काटा जा रहा है, जैसे कई बार होता भी है कि यहाँ पे स्टार्टिंग के मंथ्स के अंदर तो काफ़ी कम टीडीएस कटता है, फिर अचानक मार्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा टीडीएस वगैरह कटने लगता है। तो गाइस, आपको पहले से यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेरा इस साल जो है मेरी सैलरी के ऊपर कितना टीडीएस कटने वाला है, ताकि पहले से आप अपनी जो यहाँ पे टैक्स प्लानिंग वगैरह कर सके। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्क्रैच से जानेंगे कि सैलरी के ऊपर टीडीएस कैसे कटता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, एम्प्लॉयर को कैसे वो डिपॉजिट कराना पड़ता है, कब डिपॉजिट कराना पड़ता है, सारी चीज़ें जानने को आपको मिलेगी एक ही वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूँगा, अगर आप लोग एक एक्सपर्ट के साथ में अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पर्पस क्या है आखिर टीडीएस काटने का, क्यों हमारे जो एम्प्लॉयर होते हैं वो यहाँ पे हमारी सैलरी से जो है टीडीएस काटते हैं। तो देखिए, अल्टीमेटली जो है आप यहाँ पे गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं। जी हाँ, और ये गाइस जो लाइबिलिटी है ये हमेशा यहाँ पे एम्प्लॉयर की रहती है। मतलब एम्प्लॉयर का सिंपली काम होता है कि आप कंपनी से जो भी यहाँ पे पैसा अर्न कर रहे हैं एज ए सैलरी, उसके ऊपर वो सिंपली यहाँ पे टैक्स को कंप्यूट करे, और उस कंप्यूट करने के बाद में आपको जो सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है उसमें से वो टीडीएस के रूप में हर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर आपका टैक्स जो यहाँ पे डिडक्ट करता जाए और गवर्नमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट करता जाए। तो गाइस, ये एम्प्लॉयर जो है अपनी एक टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करता है हर क्वार्टर के अंदर, जिसके अंदर वो एम्प्लॉयज की सैलरी से टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट कराता है। अब गाइस, बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, यहाँ पे 192 सेक्शन एप्लीकेबल होता है, और जैसे मैंने बताया कि ये एम्प्लॉयर की बेसिकली लायबिलिटी रहती है। तीसरी चीज गाइस, यहाँ पे एम्प्लॉयर के पास में और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब एम्प्लॉयर का काम क्या होगा कि बेसिकली आपको जो भी सैलरी मिल रही है उसके ऊपर केवल टैक्स को कंप्यूट करना। वैसे तो आप और अदर सोर्सेस से भी इनकम कमाते होंगे, जैसे कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड को आपने बेच के कैपिटल गेन कमाया होगा, तो स्टॉक मार्केट से इनकम आ रही होगी, आपका कोई हाउस रेंट वगैरह आ रहा होगा, एफडी का इंटरेस्ट आ रहा होगा। तो गाइस, एम्प्लॉयर की जो लायबिलिटीज है वो सिंपली है उसके पास में जितनी भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे सिंपली आपकी इनकम के ऊपर टैक्स का कंप्यूट करे, और जो भी टैक्स वगैरह बन रहा है वो सिंपली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दे। बाद में गाइस, यहाँ पे एम्प्लॉयर की ये भी लायबिलिटी है कि वो जितना भी यहाँ पे टैक्स जो डिडक्ट करता है एम्प्लॉय की सैलरी से, वो यहाँ पे टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को डिपॉजिट होना चाहिए। और यहाँ पे फॉर्म 16 आपको जो इशू होता है उसके अंदर आप क्रॉस मैच भी कर सकते हैं कि भाई एम्प्लॉय ने जितना यहाँ पे काटा है उतना यहाँ पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराया कि नहीं कराया। तो वो सारी चीजें आप अपने फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS और AIS का जो स्टेटमेंट होता है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, उससे सिंपली आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। गाइस, बात करते हैं यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कौन करता है। तो देखिए, यहाँ पे कोई भी कंपनी, इंडिविजुअल पर्सन हो गया, HUF हो गया, ट्रस्ट, पब्लिक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, बैंक्स वगैरह, मतलब कोई भी नहीं बचता। मतलब जो भी यहाँ पे इंडिया के अंदर एज ए एम्प्लॉयर वाली कैटेगरी के अंदर आता है वहां पे सभी को जो है टीडीएस वगैरह डिडक्ट करना पड़ता है। आपका इस बात करोगे किनका यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, तो देखिए हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो है टैक्सेस जो है एक स्लैब वाइज जो है कैटेगरी के अंदर चलता है। तो अगर मैं बात करूँ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की, तो यहाँ पे 2.5 लाख तक यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आपकी सैलरी भाई इतनी है कि 2.5 लाख से कम है, तो उसके ऊपर क्या यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है टीडीएस काटेगा, तो उसके ऊपर आपको कोई भी टीडीएस वगैरह नहीं कटता है। वहीं पे अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यही चीज आपकी 3 लाख होती है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यही चीज यहाँ पे 5 लाख की होती है। साथ में गाइस, यहाँ पे आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो एक्चुअल टाइम ऑफ द पेमेंट होगा। जी हाँ, तो लेट्स सपोज अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एडवांस के अंदर सैलरी दे रहा है या पिछले सालों का भी अरियर अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो जब भी वो उसका पेमेंट करेगा तभी बेसिकली यहाँ पे टीडीएस का डिडक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर के ऊपर लिख के दे दिया कि भाई आपकी तो सैलरी इतनी है और आपको मिल ही नहीं रही और उसके ऊपर आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होती है टीडीएस की आपकी सैलरी के ऊपर। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिंपली आप इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर जाइए और अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। अकाउंट क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि आपको आईटीआर फिलअप करनी पड़ेगी, बस यहाँ पे क्या ना बहुत ही अच्छा खासा टूल दिया हुआ है जिसकी मदद से आप जो है पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी सैलरी के ऊपर इस साल कितना टीडीएस कटने वाला है। गाइस, यहाँ पे आपको एक इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर मिल जाएगा, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो असेसमेंट ईयर 2223 और 2324 ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 2324 यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली उसके बाद में यहाँ पे आपको इनकम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे कई सारी आपको चीजें मिलने वाली है। अब गाइस, यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर क्या करता है वो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। गाइस, आपका जो एम्प्लॉयर है वो सारी चीजें वर्कआउट करता है आपके केवल इनकम अंडर द सैलरी हेड के अंदर। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे 3 स्टेप के अंदर काम होगा।
पहले स्टेप में क्या होगा, आपके जो एम्प्लॉयर है यानी कि आपकी जो अकाउंट्स टीम होती है जो आपको फॉर्म 16 वगैरह इशू करके देती है, वो क्या करेगी, आपकी पूरे साल भर की जो इनकम है उसका एक एस्टीमेट लगाती है। मतलब अप्रैल से लेकर मार्च के बीच में आप जितनी भी इनकम कमाने वाले हैं, जितनी भी इनकम जो है आपको ये वाली जो कंपनी है वो आपको देने वाली है, उसका एक एस्टीमेट लगाया जाता है। अब गाइस ये जो एस्टीमेट लगाती है अकाउंट्स टीम, उसके अंदर आपका बेसिक पे हो गया, डीए हो गया, सारे जितने भी अलाउंसेस आपको मिलते हैं, एचआरए, एलटीए, मील के कूपन, ईपीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, ग्रेजुटी हो गई, तो गाइस ये जितनी भी चीजें उन सभी का वो यहाँ पे जो है टोटल लगा लेते और एक एस्टीमेट लगा लेते कि इस साल भाई आपको कंपनी से इतना अमाउंट मिलने वाला है। तो मैं एग्जांपल मान लेता हूं कि मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए जो है यहाँ पे 22 और 23 यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर मिलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एक ग्रॉस सैलरी वाला अमाउंट दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको जितना भी टोटल अमाउंट मिलने वाला है इस साल कंपनी से वो अमाउंट पूरा यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपकी अकाउंट्स टीम क्या करेगी, आपने जो यहाँ पे सैलरी ऐड की है उसमें से आपको कुछ यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलती है। ये एग्जेम्पशन मिलती है आपको अंडर सेक्शन 10 के अंदर। अब इसके अंदर कौन कौन सी एग्जेम्पशन होती है, तो पहली जो एग्जेम्पशन होती है वो होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जहां पे आपको मिलता है 50,000 रुपए का डिडक्शन। अब गाइस आप कितनी भी सैलरी क्यों ना कमा रहे हो, चाहे 2 लाख रुपए कमा रहे हो, 3, 5, 10, 15, 20, 50, आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हमेशा यहाँ पे फिक्स रहता है। तो हर कंपनी क्या करती है, आपने जो ऊपर बेसिक सैलरी लिखा हुआ है आपका, मतलब जो भी टोटल आपको कंपनसेशन मिल रहा है उसमें से यहाँ पे नीचे जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको 16IA मिलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको 50,000 रुपए लेस करने हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे अगर लेट्स सपोज अगर आपको एचआरए, एलटीए और कुछ और अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो वो सारे अलाउंसेस जो है आपके एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्स से। तो मान लीजिए आपको एचआरए मिल रहा है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का एचआरए जो है यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। वैसे एचआरए की एक अलग से कैलकुलेशंस होती है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कई कंपनी जो है प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करती है, जैसे कई स्टेट के अंदर यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो ये 1200 से लेकर 2400 के बीच में यहाँ पे रहता है। तो अगर आपका कोई भी प्रोफेशनल टैक्स वगैरह कट रहा है पूरे साल भर के अंदर तो वो आप यहाँ पे जो है मेंशन कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं आपके एम्प्लॉयर क्या करेगा, जो अकाउंट्स टीम है उन्होंने सिंपली यहाँ पे ग्रॉस सैलरी लिया, एग्जेम्पशन ली, स्टैंडर्ड का डिडक्शंस लिया, प्लस अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल टैक्स वगैरह अगर आपका काटता है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है तो वो यहाँ पे सिंपली ले लिया। तो आपकी देख सकते हैं 10 लाख की जो सैलरी थी वो जो टैक्सेबल सैलरी है अब बन चुकी है 8,48,800 रुपए। इस अकाउंट्स टीम को अगर लेट सपोज अगर आपने ये भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई मैंने एक होम लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट वगैरह पे करता हूं, तो गाइस उस केस में अकाउंट्स टीम क्या करेगी, ये जो हाउस प्रॉपर्टी वाला कॉलम है यहाँ पे आप जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने होम लोन का, उसका आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूं कि आपका 50,000 रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो गाइस आप देख सकते हैं अब आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम हो चुकी है वो हो चुकी है 7,98,800 रुपीज। अब गाइस अकाउंट टीम क्या करेगी, यहाँ पे आपको कुछ और डिडक्शन मिलती है जो चैप्टर 6A के अंदर मिलती है। जैसे मान लीजिए आप LIC कराते होंगे, पीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते होंगे, पीपीएफ अकाउंट आपने खुलवा रखा होगा, आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद रखे होंगे, ELS के म्यूचुअल फंड्स हो गए, या आपके बच्चों की फीस हो गई, या आपने 5 साल की टैक्स डिपॉजिट जो है बैंक के अंदर जो टैक्स डिपॉजिट चलती है 5 साल की वो आपने यहाँ पे करवा रखी है, या आपने सुकन्या समृद्धि के अंदर अकाउंट खुलवा रखा है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसी जितनी भी चीजें है उसका आपको 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाता है। तो वो सारी चीजें आपको अपने एम्प्लॉयर को बतानी पड़ती है कि भाई इस साल जो है मैंने इतनी चीजें यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की है, और उसके प्रूफ भी आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर को सबमिट करने पड़ते हैं, और उसी के बेसिस पे आपकी जो अकाउंट्स टीम है आपका यहाँ पे डिडक्शन जो है यहाँ पे क्लेम आउट कर लेती है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 1 लाख रुपए का डिडक्शन ये भी यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे क्लेम कर लिया। क्या लगा, अगर आपने मान लीजिए एनपीएस अकाउंट वगैरह खुलवा रखा है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आपने अपने एम्प्लॉयर को बता रखा है, तो उस केस में ये जो ADCCD 1B है उसके अंदर भी यहाँ पे आपको 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन जो यहाँ पे अकाउंट्स टीम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे मेडिक्लेम वगैरह करवा रखा है किसी सेपरेट कंपनी से, मान लीजिए अगर आपकी खुद की कंपनी अगर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है अपने पूरे पैकेज के अंदर ही, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है। लेकिन लेट सपोज अगर आपने अपने पेरेंट्स का अलग से कहीं पे किसी प्राइवेट कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है तो उसका डिडक्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो वो भी आप अपने जो अकाउंट्स टीम है उसको यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई पूरे साल भर के अंदर मैं इतना प्रीमियम यहाँ पे करता हूँ। साथ में गाइस अगर आपने कहीं पे डोनेशंस वगैरह कर रखी है तो उस डोनेशन की रिसिप्ट भी आप अपनी अकाउंट्स टीम को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसकी भी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो गाइस ये सारी चीजें डालने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे एस्टीमेट टैक्स के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो अकाउंट्स टीम है वो भी इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पे गाइस सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल आ रहा है, तो लेट सपोज अगर आपने उनको डिडक्शन वगैरह प्रोवाइड कर रखी है, अगर आप न्यू रिजिम अडॉप्ट नहीं करना चाहते, आपके पास में डिडक्शंस है, तो आपका जो 56,000 रुपए का यहाँ पे जो टैक्स बन रहा है यहाँ पे आपकी अकाउंट्स टीम क्या करेगी,
पूरे साल भर के अंदर आपका 56,000 अल्टीमेटली यहाँ पे डिडक्ट होगा और वो पूरा जो टीडीएस है 4 क्वार्टर के अंदर गवर्नमेंट को यहाँ पे डिपॉजिट होता है। अब ये 56,000 ऐसा नहीं है कि हर महीने या फिर हर क्वार्टरली बेसिस पे आपका मतलब मान लीजिए इक्वल यहाँ पे जो है डिडक्ट होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस हो सकता है किसी महीने के अंदर आपका ज़्यादा डिडक्ट हो सकता है किसी महीने के अंदर आपका कम डिडक्ट हो। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपने अपनी अकाउंट स्ट्रीम को क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। गाइस लेट सपोज आपके केस में ये टैक्स की जगह अगर ये 0 आता है तो यहाँ पे अकाउंट्स टीम को जो है यहाँ पे कोई भी हक नहीं है कि आपकी सैलरी से यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर सके। लेकिन गाइस उसके लिए आपने जो डिडक्शन क्लेम की है उसका प्रॉपर आपको जो है प्रूफ वगैरह जो है अपनी अकाउंट्स टीम को यहाँ पे सबमिट करने रहते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे एक और चीज, आपने अपनी अकाउंट्स टीम को ये नहीं बता रखा कि भाई मेरे कैपिटल गेन्स वगैरह कितने हैं, मेरे एफडी से इंटरेस्ट कितना है, मेरे सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट कितना है। तो गाइस ये सारी चीजें आपको कब रिपोर्ट करनी होती है, जब एक्चुअल के अंदर आप अपनी आईटीआर फाइलिंग करते हैं। तो लेट सपोज अगर आपको लगता है कि यार मेरे एम्प्लॉय ने यहाँ पे ज्यादा टीडीएस काट लिया है, मेरे पास में तो भाई और भी डिडक्शंस है, तो अगर आप उस टाइम पे आईटीआर अपनी फाइल करेंगे तो सिंपली आपका जो टीडीएस है उसमें से जितना भी पार्ट आपका एक्सेस कटा हुआ होगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो रखा होगा, वो यहाँ पे आप रिफंड जो है क्लेम कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर आपकी इसके अलावा भी कोई और अदर इनकम है तो आपका ये वाला जो टैक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और आपका टीडीएस कटने के बाद में भी आपको गवर्नमेंट को और टैक्स पे करना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपका जो एम्प्लॉयर है वो यहाँ पे कैसे आपका टीडीएस वगैरह कैलकुलेट करता है। ये सेम वैसा ही प्रोसेस है जब जैसे आप अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं, दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस इतना सा है, यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयर को सारी चीजें इन्फॉर्म करनी पड़ती है, तभी जाके एम्प्लॉयर आपका ढंग से जो है टैक्स कैलकुलेट कर पाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो टीडीएस जो है डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराता है। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।